जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आपके लिए कर आया हूं और जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भंडारा लोकसभा का उपचुनाव था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां से चुनाव लड़ रहे थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव प्रचार के दौरान वह भंडारा गए थे। भंडारा के से पास ही वर्धा जिला है। वर्धा जिले के पुलगांव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से 25 अप्रैल 1954 को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें 5,000 रुपए की थैली भेंट की गई थी। उस सभा में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बड़े नेता थे उप सचिव श्री पीएन राजभोज, गुजरात के श्री परमार, महाराष्ट्र के दादा साहब गायकवाड़ और मराठवाड़ा के श्री बीएस मोरे भी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए बोलने के लिए बाबा साहब ने कहा कि भाइयों और बहनों, भंडारा जिले के इस हिस्से में मैं चुनाव प्रचार के दौरान आया हूं। यह हिस्सा चुनाव क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि यहां से 5,000 रुपए की थैली अर्पण की जाने वाली है। ऐसे अवसर पर चुनावों के बारे में कुछ बताना अप्रासंगिक है, लेकिन जिस विषय पर मैं बोलने वाला हूं वह महत्वपूर्ण है। 1952 में हुए चुनाव में सभी हिस्सों में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की हार हुई। तब कांग्रेस को बहुत खुशी हुई। इस बार कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाला दल एक ही था। केवल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अन्य पार्टियां अपनी भूमिका भूल गई थीं। हम चुनाव हारे तब कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अंबेडकर को चाहिए कि इस पार्टी को खत्म कर दें और खूंटी से टांग दें। इस पार्टी में कोई दम नहीं है। बाहर के लोगों की तरह ही हमारे बीच के कुछ लोग भी यही कहते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी हुई कुछ सभाओं में जो 2 से 3 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए, उससे फेडरेशन की जरूरत साफ तौर पर समझ में आती है। तालियां। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की क्या आवश्यकता है, यह जानने के लिए आज की स्थितियों में देश का कामकाज किस प्रकार चल रहा है, यह जानना जरूरी है। इंग्लैंड में जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तब वह सभी लोगों के साथ समभाव यानी बराबर से पेश आती है। कंजर्वेटिव पार्टी अगर सत्ता में हो तो लाइसेंस और ग्रांट देते हुए वह व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी का है, इस बात पर अधिकारी वर्ग बिल्कुल गौर नहीं करता है। यही नीति अन्य देशों में भी है, लेकिन भारत के शासक अन्य पार्टियों के बारे में बिल्कुल लापरवाह है। जिन लोगों ने छोटी बड़ी संस्थाएं चलाई हैं, उन्हें मैं जो कह रहा हूं उस प्रकार के कटु अनुभव हुए होंगे। अंग्रेजों के राज में अधिकारी वर्ग किसी के भी बारे में मन में बिना कोई गांठ पाले न्याय करता था, लेकिन आज सफेद टोपी पहनने वाला कांग्रेसी का बगुला जिले का मानो राजा है। वह किसी व्यक्ति को लेकर न्यायाधीश के पास जाता है और उसके बारे में सिफारिश करता है। उसने अगर नहीं सुनी तो वह मिनिस्टर के पास जाता है। न्यायाधीश अगर ईमानदार हुआ तो उसकी नौकरी तो गई समझिए। इन सभी बातों का एक ही कारण होता है, इस देश में सत्ता पार्टी पर अंकुश रखने वाला कोई दूसरा मजबूत दल नहीं है। स्थितियां अगर ऐसी ही रही तो यहाँ जर्मनी की तरह हिटलर शाही या रसिया की तरह स्टालिन शाही आकर रहेगी। इसलिए हमारे अल्पसंख्यक होने के बावजूद विरोध की अग्नि प्रज्वलित रखेंगे। इस काम में दूसरों का सहयोग मिले
चाहे न मिले। कभी न कभी हमारी भावना, कार्यशक्ति आदि का अन्य पर असर होगा और वे हमारी बात मानेंगे। किसी दीपमाला के सभी दियों के बुझ जाने के बाद भी एकाध दिया जलता रहे और सबका मार्गदर्शन करता रहे, उसी तरह हमारी पार्टी छोटी होने के बावजूद अन्य सभी पार्टियों का मार्गदर्शन करेगी। इलेक्शन मानो क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट में हमारी टीम कोने में चुपचाप नहीं बैठती। दूसरे साल वह फिर नए जोश के साथ माहौल में उतरती है। उसी प्रकार का आशावाद हमें रखना होगा। 2 साल पहले लखनऊ में भाषण देते हुए मैंने कहा था, कांग्रेस जलता हुआ घर है। इसका आप लोगों को अब तक एहसास हो चुका होगा। अपने पास आर्थिक बल नहीं है, केवल राजनीतिक सामर्थ्य है। किसी की शरण में जाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। बुरे समय में भले मनुष्य किसी की शरण में जाए, लेकिन समय फिरते ही वह फिर से हाथ में तलवार लेकर वार करने के लिए खड़ा होता है। हमारा हाल 1952 के चुनावों की तरह फिर नहीं होगा। मनुष्य भले कितना भी दीर्घायु क्यों न हो, उसके ढलने के दिन कभी न कभी आते ही हैं, लेकिन उसके बाद हमारा उत्कर्ष ही होगा। इसलिए मैं हमेशा जोर देकर कहता रहता हूं कि संगठन को मजबूत रखो।